हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2019 का पेपर प्रश्न पत्र देखेंगे। तो प्रश्न पत्र का नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला प्रश्न है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का यह कथन किसका है? ऑप्शन है स्किनर का, डीवी का, वुडवर्थ का, अरस्तू का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का यह कथन जो है डीवी जी का है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ऑप्शन है बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। विकास को जो प्रभावित करते हैं, बुद्धि भी प्रभावित करती है, यौन भी प्रभावित करता है और अंतःस्रावी ग्रंथियां भी, यानी उपर्युक्त सभी प्रभावित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, टोली की आयु कहते हैं तो किस अवस्था को कहते हैं? ऑप्शन है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा टोली की आयु जो है बाल्यावस्था को कहते हैं। इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। बाल्यावस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाती है और समूह की अवस्था भी बोली जाती है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन किसका है? तो ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन किसका है? फ्रायड का, हरलॉक का, क्रो एंड क्रो का, थॉर्नडाइक का। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा फ्रायड का। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो बाल्यावस्था की अवस्था में जो है शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। चौथा है पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से ही शिक्षा दी जानी चाहिए। खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर तीसरा है गुरुकुल द्वारा प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। गुरुकुल तो ये तो अध्यापक, इसका शिक्षा का केंद्र बिंदु अध्यापक हो जाएगा, इसके द्वारा शिक्षा जो है दी जानी चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसमें बाल केंद्रित शिक्षा कुछ नहीं है। तो चौथा है पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी, नहीं, बच्चे को पिटाई नहीं करनी है, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी है। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए। तो बालक को मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सदाचरण प्रस्तुत करना चाहिए, उपर्युक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो शिक्षा का सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? सीखने के रूप में होता है, तर्क के रूप में, चिंतन के रूप में या कल्पना के रूप में? तो सृजन जब बच्चा करेगा तो पहले चिंतन करेगा तभी सृजन कर पाएगा। तो किस रूप में करना चाहिए? चिंतन के रूप में। कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो किन निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए? भाषा विकास पर ध्यान देना चाहिए, कहानी सुनाना पर ध्यान देना चाहिए, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर देना चाहिए, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। थॉर्नडाइक ने दिया, तो थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम दिया है? ऑप्शन है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, उपर्युक्त सभी। तो थॉर्नडाइक ने सभी नियम दिए हैं, प्रभाव का नियम भी दिया है, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्ट उसमें अति लघु में बहुत पूछे जाते हैं। तो थॉर्नडाइक द्वारा कितने नियम दिए गए हैं? 3 नियम। उन नियमों के नाम लिखो। तो यही 3 नियम है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है प्रेरणा होती है। तो प्रेरणा क्या होती है? कितने प्रकार की होती है? सकारात्मक, नकारात्मक, विकल्प ए और बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए और बी दोनों, क्योंकि प्रेरणा जो होती है वह सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। प्रश्न संख्या 11 है, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ऑप्शन है 3, दूसरा है 4 और तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा है 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है संवेदीगामक अवस्था और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है, तो अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तथ्यों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, उपर्युक्त सभी। तो अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत जो है उपर्युक्त सभी है। वह प्रेरक जो व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। तो वह कौन सा प्रेरक है जो व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है? पहला है अर्जित प्रेरक, दूसरा है जागृत प्रेरक, तीसरा है निर्देशिक प्रेरक और चौथा है व्यवहार का परिचालक प्रेरक। तो जो व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करेगा वो अर्जित प्रेरक हो जाएगा। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, तो स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, मैकडूगल का, स्किनर का, रॉस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, वुडवर्थ का कथन है। आंकड़ों के प्रकार हैं, तो आंकड़ों के कितने प्रकार हैं? ये कौन कौन से हैं? ऑप्शन है अवर्गीकृत आंकड़े और दूसरा है वर्गीकृत आंकड़े और तीसरा है वर्गीकृत एवं वर्गीकृत दोनों आंकड़े, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंकड़े जो है 2 प्रकार के होते हैं, अवर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों। अब आगे हम लोग आते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न में। अति लघु उत्तरी का पहला क्वेश्चन है, बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। आंसर है बालक का विकास एक एकीकृत प्रक्रिया है। शारीरिक विकास जैसे ऊंचाई, भार, तंत्रिका तंत्र का विकास का सीधा प्रभाव बालक के मानसिक और संवेगात्मक स्थिति पर पड़ता है। जब बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है तो उसका मन भी तत्पर और एकाग्र रहता है, जिससे उसका मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। तो यह एक कथन कहा था अरस्तू ने, अगर स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा। यह कथन अरस्तू ने कहा है और ये कथन कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। तो वही पूछ रहा है, बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध जो है शरीर और मन दोनों से होता है, इसको स्पष्ट करना था। अगर ये परिभाषा अरस्तू के द्वारा आप लिख देंगे तब भी नंबर मिल जाएगा। बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए। तो बाल विकास का शैक्षिक महत्व क्या है? उत्तर है बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान से शिक्षक बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता, रुचियों, क्षमताओं तथा विकास की आवश्यकताओं को समझकर उनके अनुसार उपयुक्त शिक्षा विधियों एवं पाठ्यक्रम का चयन कर सकते हैं। तो बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व यही होगा, जब बाल विकास का ज्ञान होगा यानी बालक की अवस्था, बालक के बारे में आप जानते रहेंगे तो उनके रुचियों यानी विभिन्नताओं, क्षमताओं के बारे में जान पाएंगे और शिक्षा विधि में उपयुक्त क्या कर पाएंगे? सुधार कर पाएंगे, जिससे बालक का चारों तरफ से विकास हो सके। प्रश्न संख्या 18 है, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो शैशवावस्था में शिक्षा स्नेह युक्त, सहानुभूतिपूर्ण, खेल कूद, सचित्र पुस्तकों, वस्तुओं को छूकर सीखने तथा इंद्रिय शिक्षा पर आधारित होनी चाहिए। बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं लिखें। तो बाल्यावस्था की मानसिक विकास की 2 विशेषताएं लिखनी है। पहली है जिज्ञासा की प्रबलता, बालक क्या और क्यों जैसे प्रश्न अधिक पूछते हैं। दूसरा है रचनात्मक एवं सामाजिक कार्यों में रुचि तथा मानसिक क्षमताओं, स्मरण, तर्क, चिंतन का तीव्र विकास होता है इस अवस्था में। प्रश्न संख्या 20 है, व्यक्तिगत विविधता का क्या अर्थ है? तो व्यक्तिगत विविधता का अर्थ है 2 व्यक्तियों के बीच शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक या व्यक्तित्व संबंधी अंतर को व्यक्तिगत
विविधता कहते हैं। दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं होते हैं। यानी इसके कहने का साफ मतलब है कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जैसा नहीं हो सकता है। वो अलग-अलग मानसिक रूप से अलग है, शारीरिक रूप से अलग है, बौद्धिक रूप से अलग है और व्यक्तिगत संबंधी अंतर पाए जाते हैं। यही है व्यक्तिगत विभिन्नता। प्रश्न संख्या 21 है, बालक के विकास में संचार माध्यम के 2 लाभ बताइए। यानी बालक के विकास में संचार के माध्यम के 2 लाभ बताना है। पहला है ज्ञानवर्धक तथा शैक्षणिक सामग्री की त्वरित एवं सुलभ प्राप्ति। दूसरा है दृश्य श्रव्य माध्यमों द्वारा कठिन अवधारणाओं का सरलीकरण तथा नवीन विचारों का प्रसार। चिंतन क्या है? चिंतन एक ज्ञानात्मक एवं मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के उत्पन्न होने पर शुरू होती है और उसके समाधान तक चलती है और विचारों, प्रतीकों और संकेतों का मानसिक पुनर्गठन है। बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बताना है। तो अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी क्या है? उत्तर है यह एक छात्र केंद्रित विधि है जो बालक एवं विशेषज्ञ एकत्रित होकर किसी शैक्षणिक विषय या समस्या पर विचार विमर्श करते हैं। छात्रों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तर्क शक्ति और सामाजिकता का विकास होता है। अधिगम से क्या तात्पर्य है? अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में आने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहते हैं। तो अधिगम क्या है? अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में जो आने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, उसी को अधिगम कहते हैं। जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर भोजन दिया जाता है और कुत्ता लार स्त्राव करता है, यह किसके सिद्धांत के अंतर्गत आता है? यह प्रयोग इवान पावलोव का है और इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें घंटी एक अनुबंधित उद्दीपक बन जाती है। सीखने में पठार के 2 प्रमुख कारण और उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो सीखने में पठार के 2 प्रमुख कारण, पहला कारण है शारीरिक व मानसिक थकान। दूसरा है रुचि का अभाव या शिक्षण विधि का अरुचिकर होना। उपाय है विश्राम एवं उचित वातावरण देना। दूसरा उपाय है शिक्षण विधियों में परिवर्तन तथा बालकों को अभिप्रेरित करना। अधिगम स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है? अधिगम स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट करना है। उत्तर है किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, कौशल या अनुभव का किसी दूसरी नवीन परिस्थिति में सीखने में उपयोग होना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 28 है, प्रतिद्वंदिता से आप क्या समझते हैं? प्रतिद्वंदिता 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच श्रेष्ठता प्राप्त करने की वह होड़ या प्रतिस्पर्धा है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है। प्रश्न संख्या है 29, बालक में विस्मृति कम करने के 2 उपाय बताना है। ये क्वेश्चन भी खूब पूछा गया है। बालक में स्मृति कम करने के 2 उपाय, पहला है सीखे गए विषय की पुनरावृत्ति करना। दूसरा है पाठ्य सामग्री को अर्थपूर्ण एवं रोचक बनाकर सार्थक रूप से याद कराना। अति लघु का आखिरी क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर है बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित है। पहला है शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, स्वस्थ बालक जल्दी सीखता है। दूसरा है अभिप्रेरणा, प्रेरणा बालक में सीखने की इच्छा जगाती है। दूसरा है विषय वस्तु का स्वरूप, सरल व रोचक सामग्री जल्दी समझ आती है। अगला है वातावरण, शांत एवं उपर्युक्त शैक्षणिक परिवेश सीखने में सहायक होती है। अगर वातावरण, आसपास का वातावरण जो है
वो सही रहेगा तो जो बच्चा है वो अच्छे से सीखने में उसको परिवेश मिल पाएगा। शिक्षक की शिक्षण विधियाँ, बाल केंद्रित विधियाँ सीखने को सुगम बनाती हैं, तो शिक्षण की शिक्षण विधियाँ जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 32 है। जब बालक किशोरावस्था में पैर रखता है तो उसमें धीरे-धीरे परिवर्तन होता है। इस संधि काल का शिक्षक तथा अभिभावक के लिए क्या महत्व है? किशोरावस्था, किशोरावस्था तीव्र शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तनों का काल, तनाव एवं तूफान की अवस्था है। यह कथन जो है किसने कहा था? स्टेनेले हॉल ने। शिक्षक व अभिभावक का दायित्व है इस अवस्था में किशोरों को सही मार्गदर्शन, यौन शिक्षा, कैरियर परामर्श एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार आवश्यकता होती है। उनके संवेगों का दमन करने के बजाय उन्हें रचनात्मक दिशा, खेल, कला, समाज सेवा में मोड़ना चाहिए। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों का वर्णन कीजिए। तो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियां में व्यक्ति के सामने अस्पष्ट उद्दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं जिनके प्रति प्रतिक्रिया करते हुए वह अपने अचेतन मन की इच्छाओं, ग्रंथियों और भावनाओं को प्रकट करता है। इसकी मुख्य विधियां हैं। पहली विधि है रोरसा स्याही धब्बा। इसमें जो है 10 कार्डों के चित्रों द्वारा व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। दूसरा है विषय आत्मबोधन परीक्षण, जिसे TAT परीक्षण भी कहते हैं। इसे मरे एवं मार्गन द्वारा निर्मित चित्रों पर कहानी लेखन करके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। और तीसरा है बाल आत्मबोधन परीक्षण, जिसे CAT परीक्षण भी कहते हैं। बालकों के लिए उपयोगी चित्रों का परीक्षण किया जाता है। प्रश्न संख्या 34 है। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताइए कि शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन एडवर्ड थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके किया था। इनके अनुसार जब बालक कोई नया कार्य सीखता है तो वह अनेक त्रुटियां करता है, परंतु बार बार प्रयास से त्रुटियां कम होती हैं और अंततः सही अनुक्रिया सीख ली जाती है। शैक्षणिक उपयोगिता, इनकी उपयोगिता क्या है? बालक में धैर्य, सतत प्रयास एवं परिश्रम के गुण का विकास होता है। दूसरा है गणित, विज्ञान, हस्तकला एवं चित्रकला जैसे व्यवहारिक विषयों के लिए अंतर उपयोगी होता है। स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो BF स्किनर ने सफेद चूहों एवं कबूतरों पर प्रयोग करके क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इनके सिद्धांत का मुख्य बिंदु है प्राणी पहले क्रिया यानी अनुक्रिया करता है, फिर उसे पुनर्बलन यानी पुरस्कार मिलता है। यदि अनुक्रिया के बाद सुखद परिणाम मिले तो उस क्रिया के दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है। प्रयोग अभिक्रमित अनुदेशन तथा पुनर्बलन का कक्षा में सही प्रयोग करता है। प्रश्न संख्या 36 है। सीखने सिखाने तथा विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरणा में योगदान स्पष्ट कीजिए। उत्तर है समुदाय विद्यालय का एक महत्वपूर्ण अंग है। समुदाय के सक्रिय सदस्य जैसे SMC सदस्य, प्रबुद्ध नागरिक, अभिभावक। पहला है विद्यालय में भौतिक संसाधन जुटाने एवं वातावरण सुधारने में सहयोग करते हैं। दूसरा है बालकों के 100% उपस्थिति और ठहराव के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाते हैं। और तीसरा है उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और बच्चों एवं शिक्षकों को सम्मानित कर अभिप्रेरित करते हैं। कौन? समुदाय। अंतर्दृष्टि में पूर्ण दृष्टि निहित होती है। कथन स्पष्ट कीजिए। यह कथन गेस्टाल्टवादी कोहलर, कोफका, वर्दीमर के सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से संबंधित है। सूझ का अर्थ है समस्या की स्थिति को अचानक पूर्ण रूप से समझ लेना। जब तक व्यक्ति के सामने संपूर्ण परिस्थिति स्पष्ट नहीं होती है तब तक अंतर्दृष्टि उत्पन्न नहीं होती है, अतः समस्या का आंशिक ज्ञान नहीं
बल्कि पूरी दृष्टि ही आधार बनती है। अवधान, जिसे ध्यान भी कहते हैं, को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इन्हें 2 भागों में बाँटा गया है। पहला है वाह यानी वस्तुगत कारक, उद्दीपक की तीव्रता, आकार, नवीनता, परिवर्तन, गतिशीलता तथा विषमता। दूसरा है आंतरिक यानी व्यक्तिगत कारक, व्यक्ति की रुचि, मानसिक आवश्यकता, लक्ष्य, संवेग तथा जिज्ञासा। अगर जो है व्यक्ति की रुचि नहीं होगी तो उसका ध्यान नहीं लग पाएगा किसी कार्य में। सांख्यिकी के महत्व को संक्षेप में लिखिए। तो सांख्यिकी का क्या महत्व है? शिक्षा एवं मनोविज्ञान में सांख्यिकी का महत्व। पहला है शोध एवं शैक्षणिक आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण एवं सही विश्लेषण करने में। दूसरा है छात्रों की योग्यताओं, बुद्धि तथा निष्पत्ति की तुलनात्मक माप हेतु। तीसरा है जटिल आंकड़ों का तालिका, ग्राफ एवं माध्य के रूप में सरल एवं सुग्राह्य बनाने में। प्रश्न पत्र 2019 का आखिरी क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 8 विद्यार्थियों को निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए हैं, इनका माध्यमान ज्ञात कीजिए। तो प्राप्तांक अंक है, क्या प्राप्तांक है? 50, 40, 22, 35 और 45, 60, 20, 48। इसका हल हो जाएगा, जो माध्यमान का क्या होता है, फार्मूला होता है सभी प्राप्तांकों का योग, यानी ये जो संख्याएं दी हैं इनका योग करना है और विद्यार्थियों बटे में विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 8। जब हम लोग इसका योग करेंगे कुल योग हो जाएगा 320 और 320 में हम 8 का भाग दे देंगे तो 8 चौक होता है 32, ये 0 इधर आया तो इसका माध्यमान कुल हो जाएगा 40। इस वीडियो को यहीं करते हैं, अगली वीडियो में 2018 के बाल विकास के प्रश्न पत्र के साथ।